नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के री एग्जाम के लिए क्लास 6 to 8 के लिए हिंदी टॉपिक का जो है प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है और आज हम दूसरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वह है भाषा की लिपियां, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 की री एग्जाम की क्लास 6 to 8 के हिंदी सिलेबस से अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। जैसे हम लिपियां टॉपिक पढ़ रहे हैं, भाषा की लिपियां, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहले हम उसको कवर करते हैं, उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको कवर कराते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए, आज का पहले कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि भाषा होती है तो भाषा के 5 उपभाषाएं होती हैं। अब हिंदी की जो है 5 उपभाषाएं होती हैं। उन्हीं 5 उपभाषाओं को हम समझ लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे हिंदी की 5 उपभाषाएं होती है। एक होता है पश्चिमी हिंदी, एक होता है पूर्वी हिंदी, एक होता है बिहारी हिंदी, एक होता है राजस्थानी और एक होता है पहाड़ी हिंदी। तो ये भाषा की, हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं होती हैं। इसके अंतर्गत जो है, इस 5 उपभाषाओं के अंतर्गत बोलियां आती हैं। उन बोलियों को देख लेते हैं। जैसे कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ब्रज भाषा आती है, कन्नौजी आती है, बुंदेली आती है, बांगरू आती है, खड़ी बोली आती है। तो ये ब्रज भाषा के अंतर्गत जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है ये बोलियां बोली जाती है। क्षेत्र इसकी बात करें तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र जो है, इस सब की जो बोलियां है उस क्षेत्र में बोली जाती है। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पूछ सकता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां इसमें से आती हैं, कौन सी इसमें से बोलियां नहीं आती हैं। ऐसे प्रश्न जो है यहाँ से बनते रहते हैं, तो ध्यान से इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ उत्तर प्रदेश के पूर्वी वाले जो जिले हैं उधर के क्षेत्र में जो है ये बोली जाती हैं बोलियां। आगे चलते हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली आता है, मगही आता है, भोजपुरी आता है। और ये उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिले ऐसे हैं जो दक्षिण में पड़ते हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर जो है ये बोलियां बोली जाती है। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व वाले क्षेत्र में थोड़ा बहुत बोली जाती है यहाँ पर, जैसे कि बलिया हो गया, मऊ हो गया, इन क्षेत्रों में जो है ये भोजपुरी से रिलेटेड जो है बोली जाती है। आगे चलते हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बात करें तो मेवाती आता है, मालवी आता है, मारवाड़ी आता है, जयपुरी भी आता है। ये राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। आगे चलते हैं। और भी कुछ जैसे कि उपभाषा के अंतर्गत पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली आएगा, कुमायूनी आएगा, नेपाली आएगा। उसके बाद उत्तरांचल और हिमाचल के क्षेत्र में जो है ये बोली जाती हैं ये बोलियां। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बने हैं। आगे चलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि भाषा का संबंध संविधान के 8वीं अनुसूची में है, ये भी आपको पता है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है कि 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, बाद में जो है विभिन्न संशोधनों के द्वारा जो है उन और भी भाषाओं को जोड़कर 22 भाषाएं जो है अब हो गई है वर्तमान की स्थिति में। तो उसमें ध्यान रखिएगा, पहले जो है 14 ही भाषाएं थी। अब देखिए सिंधी, अगला पॉइंट, सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। तो डायरेक्टली ये प्रश्न ऐसे बन सकता है कि कौन से संविधान संशोधन में, किस सन में कौन सी भाषा जो है जोड़ी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, सिंधी जो है 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था 15वीं भाषा के रूप में। आगे चलते हैं। तत्पश्चात 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 अन्य और भी भाषाएं जोड़ी गई, जैसे कि मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी जो है ये जोड़ी गई है। तब जाकर 18 भाषाएं हो गई। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन 2003 में जो है 4 और भाषाएं जोड़ी गई, जैसे कि बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। अब वर्तमान में 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि हिंदी भारत की जो है राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली अगर भाषा हिंदी है, जबकि दूसरी भाषा की बात करें तो तेलुगु जो है बोली जाती है भारत में। किसी देश का
या राज्य की राजकाज के लिए प्रयुक्त भाषा जो है राजभाषा कहलाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का हिंदी उर्दू है, तो उसी तरह हर राज्य का अपना अपना भाषा होता है, अपने अपने भाषा के रूप में जो है चुना गया है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो इस डेट को ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद कौन सा है, उस अनुच्छेद को ध्यान रखिएगा, 343 अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि राजभाषा आयोग का गठन प्रथम 1955 में हुआ था और 1956 में जो है ये लागू भी हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, जिसके अध्यक्ष जो है बीजी खेर थे। तो अध्यक्ष भी पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर थे। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश भी था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं कि भारत की प्राचीनतम भाषा पाली और प्राकृतिक है, ध्यान रखिएगा। और विश्व की सबसे प्राचीनतम ज्ञात लिखित भाषा की बात करें तो सुमेरियन है, इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में अपनाया जाता है। 1955 में जो है भाषा आयोग का गठन किया गया था। 1956 में लागू कर आंध्र प्रदेश को पहला गठित राज्य जो है भाषा के आधार पर चुना गया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं लिपियों से रिलेटेड कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसको हम कवर कर लेते हैं। यहाँ से तो प्रश्न बने ही हैं, तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पंजाबी जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि पंजाबी जो है किस लिपि में लिखी जाती है, तो गुरुमुखी लिपि में। अंग्रेजी जो है रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू जो है फारसी लिपि में लिखी जाती है। बांग्ला जो है बंगाली लिपि में लिखी जाती है। और अरबी जो है अरबी लिपि में लिखी जाती है। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण उर्दू और पंजाबी, ये दो सबसे महत्वपूर्ण है। इनसे पूछता ही प्रश्न है, क्योंकि हिंदी तो सबको पता है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी भी रोमन लिपि में लिखी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा दो बहुत महत्वपूर्ण है, पंजाबी और उर्दू। ये दोनों भाषाओं को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। अगला कुछ पॉइंट है कि फारसी लिपि जो है दाएं से बाएं के तरफ जो है लिखी जाती है। उसके बाद देवनागरी लिपि रोमन लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। और अगला बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भर के क्वेश्चन बने हैं, इस लास्ट पॉइंट को वेरी वीवीआई पॉइंट रखिएगा। हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन कौन सी? संस्कृत, मराठी, नेपाली भी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न अभी हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो उसमें देखने को आपको मिलेंगे कई प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। आगे चलते हैं। और अगला हमारा पॉइंट है कि चीनी और जापानी लिपियां ऊपर से नीचे की तरफ लिखी जाती हैं। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे कि चीनी और जापानी लिपि जो होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ जो है लिखी जाती है। और भाषा की सभी लिपियां जो है ब्राह्मणी लिपि से ही निकली हुई हैं। तो भाषा की जितनी भी लिपियां हैं सभी ब्राह्मणी लिपि से ही निकली हुई लिपियां हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो आदि जननी आप ब्राह्मणी लिपि को कह सकते हैं। ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग जो है वैदिक आर्यों ने शुरू किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण भाषा की लिपियां से रिलेटेड इंपोर्टेंट वन लाइनर पोर्शन में आपको हमने पॉइंट समझा दिया। अब उससे रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है अब हम उसको कवर करते हैं। तो चलिए, प्रश्न नंबर पहला है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था वो आपको बताना है और सन भी आपको बताना है। तो 1956 में आंध्र प्रदेश जो है प्रथम भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है वो आपको बताना है। तो देवनागरी लिपि है, सबको पता होगा। बी वाला विकल्प जो है दूसरा का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है वो आपको बताना है। जैसे कि हर राज्य का अलग अलग स्वीकृत राजभाषाएं हैं, उसी तरह गोवा का क्या स्वीकृत राजभाषा है वो आपको प्रश्न नंबर तीसरा में बताना है। और उत्तर की बात करें तो मराठी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन तीसरा का सही। मराठी, गोवा तो इस साइड है ना, मराठी नहीं होगा। कोंकणी ये वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा का ये वाला, सॉरी ध्यान रखिएगा, कोंकणी भाषा जो है स्वीकृत राजभाषा है गोवा का। गोवा मुंबई ये महाराष्ट्र के आसपास पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा कोंकणी होगा, कोंकण वाला क्षेत्र में पड़ता है। चौथा प्रश्न है, उसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, रुकिए।
चलिए चौथा प्रश्न है कि कबीर दास की भाषा क्या थी वो आपको बताना है। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट कराए थे तो उसमें भी ये प्रश्न आपको देखने को मिला था, लेकिन इसमें भी बता दीजिएगा। सुधक्कड़ी भाषा जो है कबीर दास की है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है वो आपको बताना है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप प्रश्न नंबर 5 में, तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप की अगर हम बात करें तो वो खड़ी बोली हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 5 का। प्रश्न नंबर 6 है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6वां का, तो किस परिवार की भाषा है, तो भारोपियन परिवार की भाषा है। ए वाला ऑप्शन जो है 6वां का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7, हिंदी की आदि जननी किस भाषा को कहा जाता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर आपके सामने है 7, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो संस्कृत को आदि जननी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, आदि जननी की बात करेगा तब पहला वाला ऑप्शन हमारा 7वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां है कि राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 8 में अभी हम उस पर चर्चा भी किए थे वन लाइनर पोर्शन वाले पार्ट में, तो 1955 में हुआ था इसका गठन और बीजी खेर जो है इसके अध्यक्ष बने हुए थे। तो ध्यान रखिएगा 1956 में ये लागू भी हो गया था, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9, अरबी लिपि लिखी जाती है कैसी लिखी जाती है अरबी लिपि, तो वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर की बात करें तो दाएं से जो है बाएं की तरफ जो है अरबी लिपि लिखी जाती है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 10, चलिए प्रश्न नंबर 10 का उत्तर की अगर हम बात करें तो पंजाबी जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। हम आपको थ्योरी वाले में ही बात कर चुका है, इसी आगे ही हम पॉइंट में, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11, सिंधु को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी वो आपको बताना है। देखिए जो कि कई 3-4 संशोधन भी हुए हैं जिसमें भाषाओं को गठित किया गया है, भाषाओं मतलब जोड़ी गई है अपने संविधान के रूप में 8वीं अनुसूची में। तो 15वीं भाषा के रूप में जो है सिंधी कौन से सन में जोड़ी गई थी वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर की बात करें तो 1967 में जो है 21वां संविधान संशोधन हुआ था। ध्यान रखिएगा 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में गठित हुआ था। और देखिए जब भाषाएं जो है जोड़ी गई थी तो 14 ही भाषाएं जो है उस समय थी संविधान में, लेकिन विभिन्न संशोधन को जोड़कर 22 भाषाएं कर दिया गया था। जैसे कि आगे वही प्रश्न है कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 हैं। अब वर्तमान में पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला हमारा प्रश्न है तीसरा, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 13 का थ्योरी वाले में हम बात कर चुके हैं। उत्तर की डायरेक्टली बात करें तो सुमेरियन जो भाषा है वो सबसे प्राचीनतम भाषा के रूप में जानी जाती है। प्रश्न नंबर 14 है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, देखिए वही प्रश्न आ गया, तो बीजी खेर थे। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है वो आपको बताना है। ये प्रश्न रिपीटेड है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया भी ये प्रश्न है। पहली भाषा तो सबको पता है कि कौन सी सबसे ज्यादा बोली जाती है, लेकिन दूसरी भाषा कौन सी बोली जाती है वो आपको बताना है, तो बंगाली। बी वाला विकल्प हमारा 15 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर, देव भाषा कौन सी है वो आपको बताना है। देव भाषा, देव भाषा का मतलब कि देवताओं द्वारा दी गई भाषा, तो कौन सी होगी, संस्कृत होगी, क्योंकि संस्कृत में ही रामचरितमानस लिखा गया था, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17, यह कह रहा है कि ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 17 का ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये भी जो है देवनागरी ही लिपि में लिखी जाती है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 की सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था वो आपको बताना है, लिखित रूप में कि मौखिक रूप में कि सांकेतिक रूप में। प्रश्न नंबर 18 में तो सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग जो है सांकेतिक रूप में ही हुआ था, लिखित रूप में कहाँ उस समय होता था जब प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें, तो सी वाला विकल्प ही इसका सही हो जाएगा। संकेत के माध्यम से ही लोग समझते थे भाषा को, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है वो आपको बताना है। भारत की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, तो संस्कृत हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है कि भारत की राष्ट्र भाषा कौन सी है वो आपको बताना है। राष्ट्र भाषा, तो भारत की राष्ट्र भाषा कौन सी है, हिंदी है, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21 से। भाषा के लिखने का ढंग है, भाषा के लिखने का ढंग को हम क्या कहते हैं, वो आपको प्रश्न नंबर 21 में बताना है। तो उसको हम लिपि कहते हैं, लिपि। बी वाला विकल्प जो है 21 का हमारा सही हो जाएगा। भाषा के लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है, ये परिभाषा के रूप में भी आप एक समझ सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22। भाषा साधक है, चलिए भाषा साधक है, भाषा साधक है क्या है, अभिव्यक्ति का, ज्ञान का, लिखने का या बोलने का। प्रश्न नंबर 22 उत्तर की बात करें तो डायरेक्टली अभिव्यक्ति का जो है ये साधक है, तो ध्यान रखिएगा प्रश्न नंबर 22 का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली हुई है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 23 का। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली हुई है, प्रश्न नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर की बात करें तो ये अर्धमागधी से निकली हुई है, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा अर्धमागधी से निकली हुई जो है पूर्वी हिंदी है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 24 का। उत्तर की बात करें तो ये ब्रज भाषा जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व पश्चिम वाले क्षेत्र में बोला जाता है। अब उधर की अगर हम बात करें तो 100 सैनी का ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सी वाला विकल्प जो है हमारा 24 का सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। पद्मावत की भाषा आपको बताना है, कई बार एग्जाम में बन चुका है। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं और इसकी भाषा कौन सी है, वो आपको 25 का बताना है। उत्तर की बात करें तो अवधी भाषा है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 26 का कि आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप क्या है, वो आपको प्रश्न नंबर 26 में बताना है। उत्तर की बात करें तो ब्राह्मणी लिपि हो जाएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था, चलिए देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न की अगर हम बात करें तो किसने किया था, प्रश्न नंबर 27 कह रहा है। तो उत्तर की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28। भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो भांस धातु से हुई है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 29। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है, जो कि थ्योरी में बात कर चुके हैं, 5 उपभाषाएं हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30। भाषा की भारत की राजभाषा को कब स्वीकार किया गया था, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 30 का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 14 सितंबर 1949 को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को ही मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा प्रश्न नंबर 30 का, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, कौन सा अनुच्छेद, तो 343 अनुच्छेद, अभी हमने थ्योरी में बात किया। 31 का ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है कि हिंदी भाषा के बोलियों की मूल संख्या कितनी है, वो आपको बताना है हिंदी की। तो हिंदी भाषा के बोलियों की मूल संख्या कितनी है, प्रश्न नंबर 32 कह रहा है, तो वह है 18, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 33 प्रश्न। यह करा कि मालवी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, वो आपको बताना है। चलिए मालवी किस क्षेत्र में बोली जाती है, ऐसे जोड़कर आप ध्यान रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 33 का अगर हम उत्तर की बात करें तो ये जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा। 33 का डी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34। छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 34 का। मालवी जो है ये पूर्वी हिंदी में नहीं आएगा, छोड़िए यहाँ नहीं आएगा, ये राजस्थानी हिंदी में आएगा। मालवी क्षेत्र जो है इसी में। 33 का ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा गलत हमने बता दिया, देख ही लेते हैं, अगर डाउट हो तो, कोई भी चीज डाउट हो तो दे लिख लेते हैं। मालवी किस में बोली जाती है, तो मालवी राजस्थानी हिंदी में बोली जाती है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने पूर्वी हिंदी बता दिया था। प्रश्न नंबर 33 तक हमारा हो गया था। 33 मालवी जो है किस हिंदी का उपभाषा के अंतर्गत आएगा, तो ये जो है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है कि छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 34 का। छत्तीसगढ़ी जो है बात कर रहा है। चलिए
प्रश्न नंबर 34 की अगर हम बात करें तो ये वाला हमारा विकल्प जो होगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा। सी वाला ऑप्शन जो है हमारा 34 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35, नेपाली भाषा की किस लिपि में लिखी जाती है वो आपको बताना है। तो हमने थ्योरी में बात कर चुके हैं, देवनागरी लिपि में लिखी जाता है प्रश्न नंबर 35 का। तो उत्तर जो है हमारा बी वाला ऑप्शन जो है 35 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 36 पर। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि राष्ट्रभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 36 का। कौन कौन है राष्ट्रभाषा? तो बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होती है उसी को राष्ट्रभाषा के रूप में लिया जाता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 37 पर। यह कह रहा है कि खड़ी बोली किस हिंदी के क्षेत्र में अंतर्गत आती है वो आपको बताना है। खड़ी बोली उत्तर की डायरेक्टली बात करें प्रश्न नंबर 37 का तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है खड़ी बोली आता है। तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 38 का। उत्तर की अगर हम बात करें तो सिंधु शब्द से हुआ है। ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बहुत पुराना क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 39 है कि संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है। चलिए, संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है वो आपको प्रश्न नंबर 29 में बताना है। तो राजभाषा के रूप में ना दर्जा दिया गया है। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा ये दोनों है, तो ऐसे आप डी के साथ भी जा सकते हैं। राजभाषा तो है ही है, राष्ट्रभाषा भी आप कह सकते हैं कि ये हिंदी ही है। तो डी वाला विकल्प जो है 39 का बेहद सही समझ सकते हैं कि डी वाला ही विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34 से। कहीं कहीं उत्तर ये भी दिया रहता है कि राजभाषा भी हो सकता है। तो इस चीज को डाउट है, थोड़ा समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। प्रश्न नंबर 40 है कि देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 40 का। उत्तर की बात करें तो ये अक्षरात्मक होती है। देवनागरी लिपि जो है ना अक्षरात्मक होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है कि किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। चलिए, किस राज्य की राजभाषा जो है अंग्रेजी है वो आपको प्रश्न नंबर 41 में बताना है। तो अगर हम इसमें बात करें तो नागालैंड जो है राज्य की जो है राजभाषा अंग्रेजी है। तो 41 का हमारा ए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नागालैंड की जो है राजभाषा अंग्रेजी है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि देवनागरी को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 42 का। उत्तर की अगर हम बात करें तो नंद नगरी के नागरी के नाम से जो है देवनागरी को जाना जाता है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है कि कौन सी भाषा मानक भाषा नहीं मानी जाती है। तो कौन सी भाषा जो है मानक भाषा नहीं मानी जाती है। तो अवधी को जो है मानक भाषा के रूप में नहीं मानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। मानक भाषा वो होती है जिसकी खुद की उत्पत्ति होती है। अब ये अवधि जो है ये वो भाषाओं के अंतर्गत आता है, तो कैसे मानक भाषा होगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 44 है कि बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 44 का। तो ऑप्शन ए है कि बोली में केवल मौखिक साहित्यिक परंपरा होती है। ऑप्शन बी है बोली ही विकसित होकर भाषा बन जाती है। तो बात सही है। एक भाषा के अनेक बोलियां होती है, जो कि हमने थ्योरी वाले में ही बात कर चुके हैं। बोली भाषा की आधारशिला है, मतलब स्तंभ के रूप में आप कह सकते हैं होती हैं। तो गलत पूछ रहा है तो पहला ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 44 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 45 पर। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि खड़ी बोली निम्नलिखित में से कहाँ बोली जाती है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 45 में। खड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है प्रश्न नंबर 45 में बताना है। उत्तर की अगर हम बात करें तो मेरठ वाले क्षेत्र में जो है खड़ी बोली बोली जाती है। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 46। ये कह रहा कि सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 46 का। सौरसेनी अपभ्रंश से 46 के उत्तर की बात करें तो पश्चिमी जो हिंदी है ना उसका सौरसेनी अपभ्रंश से ही उत्पन्न हुआ है, विकास हुआ है। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 47 पर। पूर्वी हिंदी की बोली है वो आपको इसमें से बताना है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 47 का उत्तर की बात करें
तो देखिए बघेली जो है ना पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा, बाकी बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली ये जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, तो ये नहीं हो सकते हैं। सी वाला विकल्प ही हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 48 है कि राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 48 का कितनी उपबोलियां हैं, बोलियां हैं एक तरह से आप कह सकते हैं। उपभाषा के अंतर्गत तो 4 है, राजस्थानी के अंतर्गत 4 आते हैं उपबोलियां या बोलियां भी कह सकते हैं। हमने थ्योरी वाले में चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 49 है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 49 का उत्तर की अगर हम बात करें तो ब्राह्मणी लिपि से, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 50 पर। यह कह रहा है कि खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस भाषा से हुआ है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 50 का खड़ी बोली की बात कर रहा है। उत्तर की बात करें डायरेक्टली तो सौरसेनी अपभ्रंश भी कह सकते हैं या सौरसेनी का उत्तरी रूप भी आप इसको कह सकते हैं। सी वाला विकल्प जो है 50 का हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 51 पर। खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 51 का उत्तर की बात करो तो रेखता जो होता है ना, उसी को जो है प्राचीनतम रूप जो है इसको दिया जाता है खड़ी बोली को। तो ये वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 51 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 52 पर। प्रश्न नंबर 52 करा कि हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालखंडों को में विभाजित है, वो आपको बताना है। तो वो 4 कालखंडों में विभाजित है। 52 का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है कि पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित रचना है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 53 का उत्तर की बात करें तो ये ब्रज भाषा में रचित रचना है पृथ्वीराज रासो। तो ध्यान रखिएगा 53 का बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 54 पर। यह कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है, वो आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल की संज्ञा दिया है, किसने दिया है। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है तो वो जो है 2 लोग व्यक्ति दिए हैं, एक तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये दोनों लोग दिए हैं। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है कि आदिकाल में खड़ी बोली में रचना किसने पहले की थी। आदिकाल में खड़ी बोली में रचना जो है किसने पहले की थी, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 55 का तो अमीर खुसरो को कौन नहीं जानता होगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है कि शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है। शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है, वो आपको बताना है। तो वो चंद बरदाई को माना है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है कि हिंदी की प्रथम साहित्य रचना है, हिंदी की प्रथम साहित्य रचना कौन सी है, वो आपको प्रश्न नंबर 57 में बताना है। तो चंद बरदाई की कृति पृथ्वीराज रासो ही है। तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 58। यह कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, कौन है भैया हिंदी का प्रथम महाकाव्य। प्रश्न नंबर 58 उत्तर की बात करें तो पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई जिसके रचयिता है। प्रश्न नंबर 59 है कि हिंदी का प्रथम कवि किसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 59 का उत्तर की अगर हम बात करें तो सरहपा का जो है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हालांकि अलग अलग लेखकों का अलग अलग कवियों को मान्यता मिला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसमें काफी डाउट रहता है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर भी ए वाला ही विकल्प दिया गया है 59 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 60। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 60 का उत्तर की अगर हम बात करें तो ये जो है पद्मावत। तो ये वाला विकल्प हमारा 60 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 61। 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, वो आपको बताना है। 12 मासा का उत्तर की बात करें तो विसल देव राशि में जो है 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 62 पर। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है कि हिंदी गीत काव्य का जनक कौन है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 62 का कि हिंदी गीति काव्य का जनक कौन कवि है। प्रश्न नंबर 62 का उत्तर की बात करें तो विद्यापति, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 63। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, वो आपको प्रश्न नंबर 63 में बताना है। और आपको पता ही होगा, इस पर चर्चा काफी हो चुकी है कि पहला हिंदी है, दूसरा बंगाली है। ध्यान रखिएगा दूसरे नंबर पर। प्रश्न नंबर 64 है
कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कहाँ से हुआ है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 64 का। तो अपभ्रंश से हुआ है, सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 65 का। किस वर्ग में रखेंगे, राष्ट्रभाषा के वर्ग में कि राजभाषा के? तो उत्तर की अगर हम बात करें तो इसमें राजभाषा के अंतर्गत जो है रखा जाता है। तो ये वाला विकल्प 65 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन सी भाषा जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 66 का। उत्तर की अगर हम बात करें तो पाली भाषा, डी वाला विकल्प जो है 66 का हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 67 का। उत्तर की बात करें तो ब्राह्मणी लिपि में ही हुआ है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 68। यह कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? किस में है? तो 343 से 351 के अंतर्गत। तो 68 का ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है, वो आपको बताना है। चलिए सही अनुक्रम बताना है प्रश्न नंबर 69 का। तो पहले क्या था, पहले संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी किस में मिल रहा है? संस्कृत तो किसी में नहीं लिखा है, पाली लिखा है, प्राकृतिक लिखा है, अपभ्रंश लिखा है, हिंदी। ये पहला ही ऑप्शन हमारा 69 का सही हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही क्रम है, ये क्रम ध्यान रखिएगा, क्रम पूछता है। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी, यही जो है इसका क्रम है। प्रश्न नंबर 70 के संविधान के अनुच्छेद 351 के किस विषय का वर्णन है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 70 में। इंपोर्टेंट है, हिंदी के विकास के लिए दिशा निर्देश जो है निर्देश दिए गए हैं इस 351 अनुच्छेद में। प्रश्न नंबर डी वाला विकल्प ऑप्शन सही हो जाएगा 70 का। 71 की ब्रज भाषा है, किसके अंतर्गत ब्रज भाषा आती है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 71 का। उत्तर की बात करें तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 की मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है किस भाषा की उपबोली है? तो ये बिहारी हिंदी की, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। मगही, मैथिली, भोजपुरी ये जो है बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं। तो ध्यान रखिएगा, डी वाला ऑप्शन 72 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 की भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, किस सन में की गई थी, वो आपको बताना है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 1956 में। कई बार इस बात को बता चुका हूँ इसी वीडियो में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 74। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को डेट इंपोर्टेंट है, सी वाला विकल्प 74 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन कहाँ हुआ था, वो आपको बताना है। ये कई बार एग्जाम में रिपीटेड है, तो ध्यान रखिएगा, और बहुत बढ़िया जगह ये हुआ है, तो इसीलिए ये पूछ भी रहा है, ऐसे स्थान पर हुआ है जिसकी वजह से। उत्तर की अगर बात करें तो ये अमेरिका में हुआ था। अब अमेरिका वाला ऑप्शन तो इसमें है नहीं, न्यूयॉर्क के, अमेरिका के न्यूयॉर्क में, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 8वां 2007 का हिंदी सम्मेलन जो हुआ था, पहला भारत के नागपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 2023 का फिजी में हुआ है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 76 की मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है, वो आपको बताना है। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई पूछ रहा है, तो मौखिक भाषा की आधारभूत में अगर हम बात करें तो आप बोलते क्या हैं, शब्द ही तो बोलते हैं, तो वो शब्द ही है, डी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। आप वर्ण तो बोलते नहीं है, शब्द ही बोलते हैं। 77 प्रश्न की निम्नलिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? लिखित भाषा की अगर पूछेगा कि आधारभूत इकाई क्या है, तब आप वर्ण को मारेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न है 76 वाला कि मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है, तो शब्द हो जाएगा। उसी तरह लिखित भाषा की आधारभूत इकाई पूछेगा तो आप वर्ण के साथ जाएंगे। ये प्रश्न का डाउट जो है देख लीजिएगा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा दोनों अलग अलग हैं। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई शब्द होता है, लिखित भाषा की आधारभूत इकाई जो है वर्ण होता है। प्रश्न नंबर 78 की मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 78। तो साहित्यिक पुस्तकों की भाषा ही मानक हिंदी होती है, यही पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 79, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 79 में। तो अवेस्ता जो पुस्तक थी उसमें डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80, अपभ्रंश का दूसरा नाम बताइए। चलिए, अपभ्रंश को दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 80 का उत्तर की बात करें तो इसको अवहट भी कहा जाता है अपभ्रंश को। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि नागपुर भारत में कब आयोजित किया गया था। ये डेट के साथ सन भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 81 का उत्तर की बात करें तो ये 10 से 14 जनवरी 1975 में जो है गठित हुआ था, मतलब इसके आयोजन हुआ था प्रथम हिंदी सम्मेलन। ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 82 है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किस कवि ने कहा है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 82 का उत्तर की बात करें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछ रहा है। अभी तो हम पीछे देखे कि भाषा की मौखिक इकाई क्या होती है, भाषा की लिखित इकाई क्या होती है, सबसे आधारभूत इकाई लिखित जो है कि आधारभूत इकाई क्या होती है, वैसे प्रश्न बनते हैं। अब भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछ रहा है प्रश्न नंबर 63 का उत्तर की बात करें तो एक वाक्य हो जाएगा। बड़ी इकाई जब पूछेगा तो एक वाक्य हो जाता है। ये वाला विकल्प 83 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम आपको बताना है। चलिए, खड़ी बोली का दूसरे नाम से कौन से नाम से जाना जाता है प्रश्न नंबर 84 कह रहा है तो कौरवी के नाम से। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट एकदम लगा लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 85 प्रश्न, भाषा का प्राचीनतम रूप किस ग्रंथ में मिलता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 85 का तो ऋग्वेद में मिलता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण 85 प्रश्न जो कि हमने भाषा की लिपियां से रिलेटेड जो है टॉपिक था उसको हमने करा दिया है। तो हमारा 2 टॉपिक कवर हो गया, एक तो भाषा की परिचय, दूसरा भाषा की लिपियां। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक थे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।